हम वापस लौटते हैं। बांग्लादेश की बात हम कर रहे थे। रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई और उस रिपोर्ट में आपने ओली अहमद नाम के एक शख्स को देखा जो कि बांग्लादेश आर्मी के पूर्व कर्नल हैं, लेकिन हिम्मत देखिए, भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि किसके दम पर आखिरकार बांग्लादेश इतना उछल रहा है? वो कौन है पीछे जिसके दम पर उछलकर बांग्लादेश वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है? कुछ सवाल हैं इस डिबेट के, वो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। सवाल यह है कि इस यूनुस के प्यादे किसके दम पर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं? ओली अहमद की इस गीदड़ भपकी के पीछे क्या पाकिस्तान है? क्या चीन के बिछाए हुए जाल में अब मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश फंस गए हैं? क्या बांग्लादेश का हाल भी अब पाकिस्तान जैसा होने वाला है, श्रीलंका जैसा होने वाला है? क्या वक्त आ गया है कि अब बांग्लादेश को एक तगड़ा सबक सिखाया जाए, डायरेक्ट एक्शन का वक्त आ गया है? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं लूंगा। मेरे साथ पैनल में कई बड़े और खास मेहमान हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, अपने पैनल को ओपन करता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ स्वामी अमृतानंद हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। निपुण आलम बयान जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। जैद अनवर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और प्रोफेसर मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले पीके सहगल सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश के एक एक्स फौजी धमकी दे रहे हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं फौजी का, डिफेंस का, आप लोगों का, लेकिन जिस तरीके की धमकी वो बांग्लादेश में बैठकर दे रहे हैं, परमाणु बम का डर दिखा रहे हैं, है तो है नहीं परमाणु उनके पास। अब मैं हंसूं इस पर या उनकी हिमाकत कहूं? अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं केवल और केवल हंसूंगा। ये उनकी नादानी है, उनकी बेवकूफी है। उनकी साफ तौर पे जानती है कि किसी प्रकार से हिंदुस्तान को चैलेंज नहीं करेगी, हिंदुस्तान को ललकारेगी नहीं। हिंदुस्तान का अगर इतिहास देखो तो हमने आज तक किसी देश के ऊपर कभी भी हमला नहीं किया, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला हुआ तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। तो बांग्लादेश साफ तौर पर ये जानता है। बांग्लादेश की आर्मी के साथ में, एयरफोर्स के साथ में हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो है काफी से ज्यादा अच्छे हैं। और वहाँ आर्मी चीफ किसी भी हालत में एक्स कर्नल की बातचीत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने वाले। ये एक किस्म की नादानी है। इसके पीछे साफ तौर पे चीन और पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पहले अमेरिका डीप स्टेट भी इन्वॉल्व थी, लेकिन आज अमेरिका ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़े पैमाने पर कुछ नए सैंक्शन लगाए पाकिस्तान के ऊपर, और उसका जबरदस्त असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने जा रहा है। और वो असर जो है बांग्लादेश के ऊपर भी होगा। हो सकता है कि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको निगाह में रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की है। और ट्रंप के बाद में तो और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। इस समय जो बांग्लादेश की हालात है काफी से ज्यादा बदतर है। वहाँ हर प्रकार की चीजों की कमी आ रही है, बिजली की कमी है, पानी की कमी हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सड़कों पे आए दिन बवाल बच रहा है, जबरदस्त कंजेशन हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, भुखमरी फैल रही है। वो चीनी हिंदुस्तान से लेते थे, अभी 25,000 टन पाकिस्तान से ले रहे हैं। पाकिस्तान खुद का कंगाल है, बांग्लादेश भी कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान को किसी प्रकार से कोई मिलिट्री एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई है और हम नहीं चाहते किसी हालत में। ये टेम्पररी फेज है, हमको संयम बरतना है। कुछ हफ्तों में या कुछ ही महीनों में सब ठीक हो जाएगा। अगर आप देखो, मालदीव का भी ऐसे हाल हुआ था, हिंदुस्तान के खिलाफ हर प्रकार से हो गया था चाइना के इशारे पर, लेकिन उनको साफ तौर पर नजर आ गया कि हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी जो है उनके लिए अच्छी नहीं रही। इसीलिए यही चीज श्रीलंका भी समझ गया है। सर, सर एक चीज है, मेरा सवाल, मुझे लगता है हिंदुस्तान को इस बात की चिंता होगी ही नहीं कि बांग्लादेश कुछ करेगा या नहीं करेगा। हमको पता है कि उनकी ताकत क्या है और वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और वक्त आने पर, जैसा कि आपने भी कहा, मुझे भी नहीं लगता कि बांग्लादेश की सेना भी यूनुस और इन जैसे कट्टरपंथियों का साथ देगी। लेकिन चिंता उन लोगों को लेकर है जो लोग वहां पर अपनी जानें गंवा रहे हैं, जो लोगों पर अत्याचार वहां पर हो रहे हैं, वहां पर जैसे उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हर वक्त डर उनके मन में रहता है कि कहीं इज्जत ना चली जाए। उन लोगों की चिंता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी चिंता सारे देश को है, सारे हिंदुस्तानियों को है, और हमारे कुछ अच्छे जो मित्र हैं उन देशों को भी है। बड़े पैमाने पर 86 नेशन इन द वर्ल्ड ने बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है उसको कंडेम किया है। और बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान जो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए थे मिस्री, उन्होंने साफ तौर पे हिंदुस्तान की रेड लाइंस को ड्रॉ कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं होता तो हिंदुस्तान कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और बड़ी कार्रवाई जो होगी डिप्लोमेटिक
और पॉलिटिकल कार्रवाई होगी या इकोनॉमिक कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन हम्म, किसी प्रकार से कोई मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता नहीं है एज ऑफ नाउ और इन द फ्यूचर। हम्म। ठीक है, मैं निपुण आलम बयान जी के पास चलता हूं। निपुण, ये तो हमको दिख रहा है कि बांग्लादेश जो है, एक हिंदुस्तान में कहावत है कि चने के झाड़ पर चढ़ाना, तो चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ है इस वक्त बांग्लादेश। तो डिप्लोमेटिकली कैसे इसको अलग थलग किया जा सकता है बांग्लादेश को? हालांकि शुरुआत तो हमने की है, लेकिन और कैसे बांग्लादेश को अलग थलग करें, उसको सबक, उसको पता चले कि भाई क्या मैं खो रहा हूं और क्या मुझे नुकसान हो सकता है। अभी तो पीछे पाकिस्तान दिख रहा है, चीन दिख रहा है, तो चने के झाड़ पर चढ़ के परमाणु की धमकी दे रहा है। जी, देखिए अभी जैसे पूर्व हमारे शैकल साहब कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक तो इनकी बात को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात क्या है कि जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं, ये चिंता का विषय इसलिए बनते हैं क्योंकि वो एक अवामी जो वहां पर बीएनपी जो पार्टी है उसके नेता भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीएनपी का हम देखते हैं कि जब भी कार्यकाल 2 बार रहा खालिदा जिया का, 91 में, 2001 में, तो हमारे संबंध उनसे क्या रहे, बेटर नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान हमको देखने को मिली। अब आपने जो प्रश्न किया, वो प्रश्न ये है कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट या पाकिस्तान के द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा है, या चाइना के द्वारा या अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा, उस सपोर्ट को कैसे रोका जाए। अभी जैसे सहगल साहब ने कहा कुछ दिन में प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी, उनका इशारा कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ, वो है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि ट्रंप साहब जैसे डीप स्टेट पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डीप स्टेट से सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। और मुझे याद है कि जिस समय पाकिस्तान को हमने FATF के लिस्ट में डाला था, तो इसमें मौन स्वीकृति, या मैं कहूँ कि बैक डोर से जो हमको स्वीकृति दी गई थी, वो अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी गई थी। और जैसे ही FATF के अंदर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया, तो पाकिस्तान के द्वारा जितनी हो रही टेररिस्ट फंडिंग थी तत्काल रुकी। और हमें याद है कि कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग्स होती थी, वो बीते जमाने की बातें हो गई थी उस FATF की लिस्ट में जाने के बाद। और साथ ही पाकिस्तान को जैसे आइसोलेट किया गया, ICO जैसे संगठन के अंदर, सऊदी वगैरह जो कंट्रीज हैं, यानी कि गल्फ के जो कंट्रीज हैं, जैसे उनसे हमारे अच्छे संबंध बने, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली आइसोलेट हुआ। तो आइसोलेट होने का परिणाम क्या हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा जितनी भी इस प्रकार की एक्टिविटीज थी रुकी। ये एक्टिविटी हमको यहाँ भी रुकने को देखने को मिलेगी। बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कैसे भारत और अमेरिका के संबंध बनते हैं। हाल के दिनों में देखिए, अभी आप सुन रहे होंगे, हमारे डोवाल साहब जो हैं वो गए हुए हैं आपका चाइना विजिट करने के लिए। और जिस प्रकार से चाइना के साथ हमारी ट्विनिंग बन रही है, अभी हम देखें मानसरोवर यात्रा शायद दोबारा शुरू हो जाए, रिवर के ऊपर एक समझौता होने की बात है, जो एक दर्रा हमारा है नाथुला दर्रा, वो दोबारा से रीओपन हो सकता है। तो जिस प्रकार से चाइना के साथ संबंधों की गर्मजोशी चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का चाइना इस प्रकार के एक बांग्लादेश में सिरफिरी सरकार के दम पर वो हमसे संबंध खराब करेगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के रिज्यूम आने के बाद। और अंत में एक बात, जिस प्रकार से अराकान आर्मी ने प्रेशर बनाया है, और अराकान आर्मी ने कई सारी स्ट्रेटेजिक जो पोस्ट हैं, जो कॉक्स के पास में है और सेंट मार्टिन आइलैंड के पास में है, जिस प्रकार से वहां पे कब्जे किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए एक अच्छा खासा सिरदर्द बनने वाला है। इधर हम देख रहे हैं कि अडानी साहब खुद कह रहे हैं कि जो बिजली दी जा रही है वो कम कर देंगे, और कम की भी है, 50% तक रिड्यूस करने की बातें हो रही है। हालांकि बांग्लादेश कह रहे हैं हम कवर कर लेंगे, अभी तो कवर कर लेंगे, सर्दियां चल रही है, लेकिन 2-3 महीने में अकल बात समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तमाम तरह के आलू परचेज करने के लिए, अभी चीनी की बात कही सहगल साहब ने, आलू के लिए भी वो यूरोप के देशों से संपर्क कर रहे हैं। मतलब ये वही गलती कर रहा है जो गलती पाकिस्तान करता है। नियर बाई भारत के बाजार हैं, भारत के आप अच्छे संबंध रखिए, भारत से लेकर आइए। आप अडानी जी को कह रहे हैं कि जो टैक्स छूट दे रहा है भारत, उसका टैक्स छूट भारत सरकार अडानी साहब को अपने एरिया के लिए, अपने पिछड़े एरिया के डेवलपमेंट के लिए दे रही है। वो कहते हैं इसका जो लाभ है बांग्लादेश को भी देना चाहिए। मतलब मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रहा है कि संबंध इतने डिस्ट्रॉय कर दिए जाए कि उनके तुरपाई करने में हमको एक लंबा समय लग जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, कि मैं मानता हूँ अवामी लीग के सपोर्टर जो वहां के समर्थक हैं, वो हमारे साथ पहले भी थे, आज भी थे। आवश्यकता है कि सेकुलर पावर्स जो वहां पर हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, भारत के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, लेकिन मैं एक खबर आपको बता रहा हूं, और ये खबर बताएगी कि बांग्लादेश में जो भी हिंदुस्तान के फेवर में आवाज उठा रहा है, फिर चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, या फिर मुसलमान भी हो, उसके साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, उससे मैं आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश में तबलीगी, सुन्नी और शिया गुट भिड़ गए हैं, और 12 लोगों की इस भिड़ंत